Hello, welcome back to my channel guys. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. और आज का जो वीडियो का टाइटल है वो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लास्ट की 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हैं और पेपर में जो आपके जेआरएफ होने के चांसेस हैं वो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा हो जाएंगे. दैट्स व्हाट आई थिंक अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी तो देखिए आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. तो आई नो कि इट्स हार्ड बट इट्स पॉसिबल एंड वेरी मच पॉसिबल. मुझे हंड्रेड्स ऑफ डीएम आए टेलीग्राम पे कि हम ऐसा क्या करें, हमारा तो सारा सिलेबस छूट चुका है, 2 महीने हैं एंड कैसे कवर होगा सब. अरे अब मुझे लगता है कि दिसंबर की तैयारी मैं करूँगा. तो ऐसा नहीं है. मैंने उनको भी यही बोला और आपको भी यही बोल रही हूँ कि जो जेआरएफ होता है वो लास्ट के 2 महीने में ही होता है. अगर आपको ये लग रहा है कि कोई आपके साथ में बैठा इंसान है जो 2.5 साल से पेपर की तैयारी कर रहा है और वो आपसे बहुत आगे है, तो ऐसा नहीं होता है. मैं सीरियसली कह रही हूँ. अगर 1 महीने पहले ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपने पढ़ी है कि आपको वो वर्ड टू वर्ड याद है, नहीं होती है किसी को भी, तो रिवीजन जो है एंड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क यही सक्सेस की स्ट्रैटेजीज हैं अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी पीछे चल रहे हो और 2 महीने में सिलेबस कवर नहीं हो सकता. वो हो सकता है और बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है. तो कैसे आप अपना टाइम मैनेज करें, किस चीज़ पे फोकस करें, क्या छोड़ें और कैसे अपनी स्टडी के साथ क्रिएटिव हो सकते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ. तो देखिए, जब लास्ट के 2 महीने रहते हैं तो पैनिक आना बहुत नेचुरल है और आपका आधा कंपटीशन जो है वो यहीं पे साइड हो जाता है. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो इस प्रेशर से डील नहीं कर पाते हैं कि अब लास्ट के 2 मंथ्स में 20 यूनिट है. पर यूनिट लाइक अगर आप लेके चले तो 3 दिन में 1 यूनिट खत्म करनी है, लाइक 2 दिन में ही करनी है ताकि रिवीजन के लिए भी टाइम बचे. तो मैक्सिमम बच्चे गिव अप कर देते हैं और वो जो है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाते हैं. बट यू कैन डू डिफरेंट हियर. इसी वजह से आपको जो है वो आप आउटशाइन भी कर पाएंगे सबको, मुझे लगता है, और क्लियर भी कर पाएंगे. तो टाइम मैनेज कैसे करें? सबसे पहले आपको मिनिमम 8 to 10 आवर्स अभी देने होंगे. इससे ज़्यादा भी अगर आप दे सकते हैं तो आप दीजिए, ठीक है. और ऐसा मत करिए कि आप एक ही सब्जेक्ट को चला रहे हैं. लाइक अगर आप पेपर 1 देखें और पेपर 2 देखें, आपको दोनों एक ही टाइम पे चलाने हैं. अगर आपके पास 10 घंटे हैं या 8 घंटे हैं, उसमें से 2.5 घंटे या 2 घंटे तो आपने एक क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना है. एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि आप एक क्वेश्चन को अगर श्योर भी हैं तो आप रीचेक करते हैं बार बार कि कहीं मैं गलत टिक तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. बट अगर आप अभी PYQ सॉल्व करेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे तो वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं. तो 2.5 घंटे 2 घंटे तो आप PYQ के लिए ही रखें. मैं तो इतनी भी गारंटी देती हूँ कि अगर कोई बच्चा 2 महीने जो है वो सिर्फ PYQs ही लगाए, 2-2 3-3 क्वेश्चन पेपर्स, तो उसके जेआरएफ होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. पर अगर सिंपल PYQ ही लगाए तो भी, बट आपको पढ़ना भी है, तो मैं ये वाली स्ट्रैटेजी नहीं सजेस्ट कर रही कि आप जो है वो जाके PYQ ही लगाएं और कुछ भी ना पढ़ें. समझ रहे हैं आप? तो आई एम टेलिंग यू कि दिन में एक मॉक टेस्ट, एक PYQ का क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर से लगाएं अभी से, क्योंकि लास्ट के 10 दिन बचते हैं फिर आप PYQs लगाते हैं तो वो बहुत कम टाइम रह जाता है PYQs के लिए और पैनिक ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और डिमोटिवेशन भी ज़्यादा हो जाती है. तो अभी से एक क्वेश्चन पेपर डेली. बाकी क्या कर सकते हैं आप? बाकी पेपर 1 एंड पेपर 2 का सबसे पहले तो सिलेबस प्रिंट करवाइए. जब आंखों के सामने रहेगा, जो जो भी आप टॉपिक कवर करते हो उस पर सर्कल लगाइए कि ये मैंने कर लिया है ना. अब उससे क्या होता है कि आपको ना मोटिवेशन आती है अंदर से. 1 यूनिट के ये भी हो गए, आप सोचते हैं कि मैं ये भी अभी कर लेता हूँ ताकि एक और टिक लग जाए, है ना, और ये वाला पॉइंट भी खत्म हो जाए. और जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स की जो हेडलाइन है ना, वहाँ पे आप क्या करें कि आज जो डेट है वो डेट और 7वें दिन पे जो आने वाली डेट है वो डेट वहाँ पे लिखें और हर 7वें दिन जाके उस वाले जो नोट्स हैं उसको रिवाइज करें. उससे क्या होगा, वो आप भूलेंगे नहीं और एक टाइम पे आपकी इतनी रिवीजन हो जाएगी कि सिंपली स्कैन करेंगे आप एंड एवरीथिंग विल बी डन. ठीक है, ये है. बाकी मैं बोलूँगी कि टाइम मैनेजमेंट तो आपको तपस्या से ही करनी पड़ेगी. अगर आपको लगता है कि ऐसे ही मुझे भी चीज़ें मिल गई, मैं बोलती हूँ बहुत बड़ा लक फैक्टर होता है बट हार्ड वर्क भी होता है. ऐसा टाइम भी रहा है जहाँ 5-5 घंटे ही सोई हूँ मैं अभी, लाइक 1-1 महीने तक, और मेरी मोटिवेशन यही होती थी कि वाह जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके बाद आई विल स्लीप. तो आपकी डिफरेंट मोटिवेशंस हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज करें.
और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन 2 महीने में आप एकदम मशीन बन जाए, रोबोट बन जाए, नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होता था ना, बहुत कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे। तो इतने कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे कि डीजे सेशन होता था उसमें। तो एक भी मैंने मिस नहीं करा है। जस्ट इमेजिन, मेरे 10वें दिन पेपर है और मैं डीजे सेशन में 1.5 घंटे डांस करके आ रही हूँ, इमेजिन। तो ऐसा नहीं है कि ओ नहीं आप तो ऐसे थे वैसे। मैं कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट नहीं हूँ, लेट मी टेल यू, आई एम वेरी मच वो इंसान हूँ मैं। अगर आप सेल्फ डाउट में रहते हैं तो आप समझिए कि मैं देवी हूँ सेल्फ डाउट की। मैंने अपनी लाइफ में कभी इमेजिन नहीं करा था कि आई विल बी दैट पर्सन जो इस चीज़ को कर लेगा, बट मैंने सच में बहुत मेहनत करी है और मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आएंगी और क्या क्या उसके सोल्यूशंस हैं। बिकॉज आपकी जर्नी अच्छे से वही समझ सकता है हु हैज़ बीन देयर, जो खुद उस जर्नी का पार्ट रहा हो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट में जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले PYQ सॉल्व करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन पेपर डेली। दूसरा, ये नहीं करना कि अब पेपर 1 ही आप सॉल्व कर रहे हैं और पेपर 2 छोड़ दिया, नहीं। पेपर 1 और 2 दोनों का सिलेबस निकलवाना है एंड कम से कम 2-2 यूनिट लेके चलने हैं। 2-2 यूनिट, 4 यूनिट, यानी जो 4 यूनिट के टॉपिक्स है वो आप एक दिन में कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओ मैम इससे खिचड़ी पक जाएगी, नहीं पकेगी यार, तुमको करना पड़ेगा। पेपर 1 में अगर टीचिंग रिसर्च कर रहे हो तो पेपर 2 में जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, आप कुछ भी जो भी पढ़ रहे हैं उसमें भी आप 2 यूनिट लेके चलें। और उन 2 यूनिट के जैसे जैसे खत्म होगा, जब चारों आपके यूनिट खत्म होंगे तो आप 4 नेक्स्ट पे आ जाएंगे। और इसमें भी आप अपनी स्टडी के साथ क्रिएटिव हो सकते हैं। कैसे? जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे हॉस्टल से यूनिवर्सिटी आने के लिए बीच में कुछ रास्ता तय करना पड़ता था। तो उसके ना, जैसे हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके लेक्चर्स अवेलेबल थे यूट्यूब पे। तो मैं क्या करती थी कि आते जाते टाइम जब लंच करने आना होता था नीचे या फिर ऊपर जाना होता था लाइब्रेरी के लिए, तो ईयरबड्स लगा के आते जाते ना मैं लेक्चर्स सुना करती थी 2x पे लगा के। तो एक टाइम पे आते जाते लेक्चर सुन सुन के 1 यूनिट तो मेरा वैसे ही खत्म हो गया था। और वो इतना रिवाइज हो चुका था कि अगर आप मुझसे पूछें कि बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी वाला फेस्टिवल कब स्टार्ट करा, गणेश वाला कब स्टार्ट करा, तो मुझे सब याद होता था। क्यों? अदरवाइज आई एम नॉट गुड विद डेट्स, बट स्टिल। तो आप भी अपनी स्टडी का क्रिएटिव हो सकते हैं कि दिन में कौन सा ऐसा टाइम है जो आप चुरा सकते हैं, कौन सा ऐसा टाइम है जो अपने दिन से चुरा सकते हैं आप, कि अब मैं इस टाइम पे ये कर लेता हूँ। तो वो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में हेल्प करने वाला है बाकियों के मुकाबले, क्योंकि आपका सिलेबस भी कवर होगा, आप क्रिएटिव भी होंगे। जब सामने सिलेबस रखा होगा और आप उस पर गोले लगा रहे होंगे तो आपको मोटिवेशन भी आएगी एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। तो आपको ये चीज़ करनी है। दूसरा, क्या आप पढ़ें क्या आप छोड़ें। देखो, फुल सिलेबस आज तक किसी का नहीं हुआ है। यूपीएससी में जिसका रैंक 1 भी होगा उसका भी फुल सिलेबस नहीं होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस चीज़ पे कितना फोकस करना है, कितना नहीं करना है। जैसे पर्सनली मुझे पता था अपनी औकात का, सच बोलूँ, क्योंकि मैं 10th तक बहुत अच्छी रही हूँ मैथ्स के साथ, बट उसके बाद मैंने मैथ्स को छोड़ दिया, फिर मैथ्स ने मुझे छोड़ दिया। तो एक भी DI सॉल्व नहीं हो पाई मुझसे। बट मैं कोशिश करती थी यार, मैं दिन की ना 1 DI लगा लिया करती थी इस चक्कर में कि चलो 1 DI लगा लेती हूँ, क्या पता लास्ट तक मुझे कुछ आ जाए। बट मुझे पता होता था कि मैं मैथ्स पे चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, अगर उन्होंने थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उस हिसाब से मैंने मैथ्स को हार्डली 20 मिनट दिन के दिए थे अपने, कि चलो तुम 20 मिनट रखो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो अपनी कमजोरियां आपको पता है और अपनी स्ट्रेंथ्स भी आपको पता है। मेरी स्ट्रेंथ्स तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट था, थ्योरी थी, IR था, फॉरेन पॉलिसी थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कि मैं आजकल आपको जो है वो अपने चैनल पे पढ़ा भी रही हूँ, अपने नोट्स से पढ़ा रही हूँ बेसिकली। तो अपनी स्ट्रेंथ सबको पता होती है, आपको भी पता होंगी कि ये यूनिट मुझे ज़्यादा पसंद है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जो बाकी यूनिट से जो एवरेज है उसको भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पर ये है जिसमें बड़े ही बुरे हाल है मेरी तरह, तो उसको आप थोड़ा और बाकी ये भी देख सकते हैं कि किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किससे कम आते हैं। बट ये भी अब लक का मैटर है, हो सकता है जिसको आप टोटली ना पढ़ के उसी से सारे क्वेश्चन आ जाएं, समझ रहे हैं आप। तो अपना ये वाली चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी, उसको कोई बता नहीं सकता आपको कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से कम क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से भी समटाइम्स 10-10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और वही लास्ट में जो है वो मेरिट ऊपर नीचे होने का फैक्टर भी बनते हैं। तो क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, दैट इज अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब
कुछ एक ट्रिक्स हैं वैसे एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे होते हैं, वो तो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले ही उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। वो इसीलिए सेपरेट वीडियो उस टाइम पे बनाऊंगी क्योंकि वो थोड़ी अनएथिकल सी भी है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ इलीगल करने को कहूँगी, बट एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एग्जाम में क्या था ना, इस बार एक क्वेश्चन आया था जिसके दो ऑप्शन सेम थे, ए और बी। ऐसा कुछ करके था कि दो ऑप्शंस ना सेम दे के रखे थे, तो सबको लगा कि ये क्वेश्चन तो ड्रॉप होने वाला है। ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ क्योंकि इसके दो ऑप्शन तो सेम दे के रखे हैं। अब एग्जाम में क्या हुआ कि मैंने उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व नहीं करा, लास्ट के लिए बचा के रखा। और लास्ट में मेरी कुछ एक स्ट्रैटेजी होती थी कि अगर मेरे को 23rd क्वेश्चन आता है, 25th आता है और 24th नहीं आता है, तो मैं चेक करती थी कि 23rd का क्या आंसर है, 25th का क्या आंसर है। मैं 50-50 कर दी थी उन दोनों को जो होता था। उसके अलावा जो दो बचते थे, मान लो पहले का सी है, लास्ट का डी है, तो मैं ए और बी के बीच में जो है वो डिसाइड करूंगी। और लकीली क्या हुआ कि लास्ट में मैंने ये नहीं देखा कि वो ड्रॉप हो सकता है कुछ है, तो मैंने वो सेम ऑप्शन टिक नहीं करे, मैं डी कराई क्योंकि पिछले का सी था, दूसरे का ए था, तो बीच में डी बच रहा था। तो डी और बी में मुझे आई थिंक चुनना था, तो मैंने डी चुना। एंड वो ड्रॉप नहीं हुआ एंड वो भी सही हो गया। एंड यही कुछ एक स्ट्रैटेजीज होती है। अब ये अब आप बोलेंगे लक है, पर नहीं, मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर पिछले का आंसर आपको पता है, अगले का पता है और बीच में नहीं आता, तो वो 50-50 आप कर सकते हैं। तो ये अब वही है ना। अब नेगेटिव मार्किंग अगर एग्जाम में होगी तो आप कैसे करेंगे, कि नहीं कर पाएंगे। बट जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे अगर आपका लक अच्छा है तो वो चल सकता है। उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स होती है, तो वो मैं एग्जाम से पहले बताऊंगी। बाकी जो मेरा थर्ड पॉइंट है विके, सेल्फ डाउट और जो बाकी चीज़ें होती हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया सेल्फ डाउट की मैं देवी हूँ। इसमें मेरा आप लोग भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे तो समटाइम्स भरोसा भी नहीं होता कि ये हो भी कैसे गया। तो आई एम सो सॉरी यार, आई एम नॉट प्रोफेशनल, बट मैं जो एक्सपीरियंस होता है आपको वही बताती हूँ। और ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, यही जो रॉ होता है ना, इसी से एग्जाम होते हैं। जो यही रियल स्ट्रैटेजीज होती है और यही सब फॉलो करते हैं। अगर आपको लगता है कि जो टॉपर्स होते होंगे, जिनका जेआरएफ होता होगा, वो बहुत एक्सेप्शनल होते होंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बहुत सेल्फ डाउट होता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जो मेरा क्लासमेट है जो साथ में तैयारी कर रहा है उसी का होगा और वो आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगी। इतनी कंपेटिटिव भावना, ओ माय गॉड। बट यू नो, ये रखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और आप कैसे दूर कर सकते हैं मैं वो भी बताती हूँ। जो ये सेल्फ डाउट होता है, जो ये डिप्रेशन होता है, ये सब इनएक्टिवनेस की वजह से आता है। इनएक्टिवनेस की वजह से कैसे, जैसे अगर आज आप मानो पिछले 10 दिन से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपको बीच में बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया और 2 दिन के लिए आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए, आपको गिल्ट आएगा। गिल्ट क्यों? क्योंकि हमने अपनी लाइफ में इतनी पढ़ाई कर ली है कि अगर अब हम एक दिन पढ़ाई ना करें तो हमें गिल्ट आ जाता है। और उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि पीछे का जितना पढ़ा है वो सारा भूल चुके हैं, अब शुरू से शुरू करना पड़ेगा। अब कहीं हद तक वो सही भी रहता है, क्योंकि सच में जब एक बार कंसिस्टेंसी टूट जाती है तो फिर हमें लगता है और उसी से हमें सेल्फ डाउट आता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर बीच में ऐसा हो भी जाता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपसे जो है वो 2-3 दिन कुछ कवर नहीं हो पाता है, आपका पीछे का सिलेबस है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि उस जो पीछे वाला सिलेबस है उसको डिवाइड करें कि मैं जो फ्रेश पढ़ूंगा तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसका रिवाइज करता रहूँगा, है ना। बाकी ये नहीं डाउट लाना है। इनएक्टिवनेस, इनकंसिस्टेंसी जब होती है तब सेल्फ डाउट आता है, तब डिप्रेशन आता है। जब आपके मुंह के सामने आपका सिलेबस पड़ा होगा, जब आप उसको कवर कर रहे होंगे और आप एकदम टिक पे टिक लगाए जा रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला टॉपिक भी कवर कर दिया मैंने, ये भी कर दिया, पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड का इतना हो गया, उतना हो गया, तो हो जाती है चीज़ें। और मैं PYQ लगाने के लिए आपको इतना क्यों फोर्स करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको ना एक पैटर्न समझ आ जाता है एग्जाम का, कि जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है ना। तो ये सब होते हैं कि इसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर ईयर। तो इंसान को ना वो टॉपिक्स पता लग जाते हैं जिस पे उसने एक्स्ट्रा फोकस करना होता है और जहाँ से क्वेश्चन आने के जो है वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो आप एक पैटर्न डिस्कवर कर लेंगे एग्जाम के साथ कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो अब मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ठीक है। तो डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लाना है अपने पे, सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं लाना है। साथ में मेरा क्लासमेट कर रहा है, वो रोज़ के 12 घंटे दे रहा है, मैं 8 दे रहा हूँ, इसलिए मेरा नहीं होगा, ये थॉट आना बहुत नेचुरल है। पर ये थॉट नहीं लाना है।
ठीक है। यार देखो, हम ना बाय नेचर बुरे लोग नहीं होते हैं, जो इंसान है हम, पर हालात और सिचुएशन और ये जो कंपटीशन है ये हमें बुरा बना देता है। ये डाउट कोई नहीं लाना चाहता अपने मन में अपने क्लासमेट्स के लिए कि अगर वो 12 घंटे पढ़ रहा है उसका होगा और मैं 8 तो मेरा नहीं होगा। पर आना नेचुरल है ना, मैं इसको रोक सकती हूँ ना आप रोक सकते हैं, तो रोकिए मत, एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये थॉट आ रहा है, बट आई एम गोइंग टू चेंज माई डेस्टिनी, आई एम गोइंग टू राइट माई डेस्टिनी विद माई ओन हैंड्स। बी क्रिएटिव विद योर स्टडीज, सिलेबस निकालो एंड टिक पे टिक मारो यार, मतलब ख़त्म करो सब कुछ। और लास्ट में अगर सिलेबस नहीं होगा तो क्या करना है उसकी भी वीडियो बना दूंगी लास्ट के 20 दिन में, क्योंकि जो लास्ट के 20 डेज होते हैं, लास्ट के 10 डेज होते हैं, वो इस 2 महीने के पीरियड से ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। उन लास्ट के 10 दिन में ना मैक्सिमम 90% एस्पिरेंट्स पढ़ना छोड़ देते हैं, ये सोच के कि लास्ट में मैं ये करूँगा, PYQ करूँगा, अब रिवीजन छोड़ देता हूँ। उस टाइम पे एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है कि मैं पीछे का मैक्सिमम कैसे रिवाइज करूँ। और तब के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अभी जो भी पढ़ रहे हो उसके समरी नोट्स बनाओ। कोशिश करो कि एक जो पूरा टॉपिक जो गोला लगा रहे हो वो 1 पेज में उसकी समरी बनाओ, सिंपल 1 पेज, 1 साइड ओनली। चाहे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्यों ना लिखनी पड़े, 1 पेज पे उसको ख़त्म करो समरी नोट्स को। इतनी सी लास्ट में इतनी सी कॉपी बननी चाहिए आपकी 10 यूनिट्स की, पेपर 1 की भी एंड पेपर 2 की भी। और उसको 10-10 बार पढ़ो। क्यों? क्योंकि एक सोर्स को 10 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है बजाय कि 10 सोर्सेस को आप जो है वो एक एक बार पढ़ रहे हो। क्यों? एक सोर्स को अगर 10 बार पढ़ोगे तो लास्ट तक ऐसा होगा कि अगर वो ना पढ़े से भी क्वेश्चन आए तो आप रिलेट कर लेंगे। कैसे रिलेट करेंगे? जैसे OP का में क्या है कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट के हो सकते हैं, बट मेरा तो चलो पॉलिटिकल साइंस, तो वहाँ से एग्जांपल देती हूँ। तो जैसे हमारे जैसे क्वेश्चन आ सकता है फॉर एग्जांपल कि बार्कर पे क्वेश्चन आ सकता है, चलो एक थिंकर है बार्कर पॉलिटिकल थ्योरी के, तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने जो है वो लिबर्टी के बारे में क्या कहा है ना। तो अगर आपके नोट्स में अगर आपने कहीं से थोड़ा भी मानो कोई नोट्स बनाए हैं जिसमें आपको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, आपको सिर्फ ये पता है कि नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर कौन से हैं, पॉजिटिव के कौन से हैं, आपके मानो नोट्स में सिर्फ वही लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिलेट कर लेंगे कि अच्छा ये नेगेटिव से था या पॉजिटिव से था, पॉजिटिव में था तो यही यही इसका हो सकता है। तो आपके जो क्वेश्चन के आंसर होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं ज़्यादा, कि आप ज़्यादा सही कर पाओगे। क्यों? जो नोट्स बनाओगे इतने इतने ख़त्म करना, उसको 10-10 बार पढ़ना। और पॉसिबल है, अब आपको लगता है मैं अब नोट्स बनाऊँ या मैं पढ़ूँ, तो अगर आप एक पूरा यूनिट में से एक टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं तो वो टॉपिक ख़त्म होने तक आपके माइंड में इतना तो होगा ना कि उसको आप 1 पेज में समराइज कर सके। उसको समराइज करें, इतनी इतनी दोनों पेपर की छोटी छोटी कॉपियाँ बननी चाहिए, और उसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो लास्ट तक। और लास्ट के 10 दिन में उनको बस पढ़ना ही है दोनों को, एंड उसको 2-2 बार रिवाइज करो एंड यू आर गुड टू गो। बाकी PYQ 15 दिन के लिए मत छोड़ना, लास्ट के लिए उसको अभी से करना। अब वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, अब मुझे नहीं पता जो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं आपको लग गया है पता कि ये जो कनेक्शन होने वाला है बहुत रॉ रहने वाला है हमारा, एंड मैं आपको वैसे ही गाइड करूँगी जैसे कि एक बड़ी बहन करती है मे बी, या अ गुड फ्रेंड। और मैं भी इस जर्नी में रही हूँ तो आई नो कि अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता, बट ऐसा ही होता है और ये यूनिवर्सल है, ठीक है। तो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं जो है वो वीडियोस ला रही हूँ। आई थिंक अब नाउ OP गाबा पे भी लाऊंगी थोड़ा, मेरा माइक आने वाला है कल तक, तो वीडियो उसके बाद और अच्छी बनेगी या फिर ऑडियो अच्छी आएगी। और IR जो करंट अफेयर्स हैं अभी, जैसे इंस्टीट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, लास्ट में ना हम 1 घंटे की वीडियो देख के चले जाते हैं करंट अफेयर्स की, और पेपर में वहाँ से आता कुछ नहीं है। और पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? जो करंट में चल रहे होते हैं और स्टैटिक वहीं से पूछते हैं। जैसे कि मैंने आज एक वीडियो बनाई आई थिंक नेबरहुड पॉलिसी पे, तो उसको ना ख़त्म हुए 1 डिकेड हुआ है अभी, सॉरी उसको शुरू हुए 1 डिकेड हो गया है कंप्लीट। तो अगर उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की, वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि वो IR का टॉपिक भी है ना।
तो ऐसा है कि मैं अभी से करंट अफेयर्स की भी वीडियो लाती रहूँगी, जो जिससे आपका आईआर भी कवर हो जाएगा, फॉरेन पॉलिसी भी, और इंस्टीट्यूशंस भी, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अभी थोड़ा करंट में चल रहा था, नीति आयोग चल रहा था, तो उनसे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपने चैनल पे पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स कवर करवाऊँ। फिर थोड़े टाइम के बाद मैं PYQs की वीडियो लाऊंगी, जिसमें 50-50 क्वेश्चन हम, या 20-20 क्वेश्चन हम डेली सॉल्व करेंगे, उसकी भी वीडियोस आया करेंगी, उनको भी 2x पे सुनिएगा और उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इन सब पे मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो लाऊं। नेक्स्ट मंथ मेरा खुद भी एग्ज़ाम है, तो मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो रहा है इतनी सारी वीडियोज़ क्रिएट करना, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड यू नीड टू वॉच देम, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझसे बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए टेलीग्राम पे जाइए, और टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिंक, क्या बोल रही हूँ मैं, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और कोई सेल्फ डाउट होगा, कुछ होगा, यू कैन टेक्स्ट मी, और उस पर मैं वीडियो बना के आपके लिए लेके आ जाऊँगी और आपको ऐसे ही मोटिवेट करती रहूँगी। चलिए बाय, ध्यान रखिए अपना।